अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेश खिदमत है कहानी लाशों के शहर का तीसरा हिस्सा। और दोस्तों से गुजारिश है कि इस कहानी से मुताल्लिक अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, एक और बात बता दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। वो क्या? उसने पलकें झपकाईं। लेकिन मैं तुम्हें वही बात बता सकता हूँ जो मैं जानता हूँगा। सच सच बताना, मैंने कहा। वो बात तुम यकीनन जानते हो, इसलिए कि तुम यहाँ रहते हो और मैं एक अजनबी हूँ। मुझे यहाँ आए कितनी देर हुई है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या चांदनी वाकई बहुत हसीन है? क्या तुमने उसे देखा हुआ है? तुम अपने सवाल का जवाब खुद ही अच्छी तरह दे सकते हो, उसने कहा। अगर वो हसीन होती तो क्या कोई उसे अपना नहीं लेता? मेरे या किसी और के देखने या ना देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे शादी करने के लिए कोई आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये सीधी सादी सी बात है। क्या इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि यहाँ हर किसी ने उसे देख रखा है? वो हरगिज़ ऐसी नहीं है कि कोई मर्द उसे अपना ले। वो हसीन हो या बदसूरत, तुम फातेह बन जाओ या मफतूह, तुम यहाँ आकर सारी ज़िंदगी के लिए फंस गए हो। जिसने भी चांदनी के हुस्न की तारीफ़ की उसने तुम्हें धोखा दिया है। अब तुम यहाँ से किसी कीमत पर नहीं जा सकते। यहाँ से सिर्फ मौत ही तुम्हें निजात दिला सकती है। अच्छा, अब मुझे जाने दो। सरदार सावन या उसके आदमी ने मुझे तुमसे बातें करते देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। वैसे मेरी बहन जो निहायत हसीन है, इस बस्ती की सबसे हसीन लड़कियों में शुमार की जाती है, और वो सिर्फ 13 बरस की दोशीज़ा है। ख्वाहिश थी कि उसके साथ 3 दिन ना सही, एक रात मेहमान बनकर रहो, लेकिन चूंकि सरदार ने मंतर पढ़कर फूंका हुआ है, इसलिए इस कारण ये नामुमकिन है। तुम और तुम्हारी बहन किस लिए ऐसा चाहती हैं? मैंने इस्तेजाब भरे लहजे में पूछा। इसलिए कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बन जाए और उसे लड़का हो जाए, उसने जवाब दिया। उसे लड़के की बड़ी आरजू है। यहाँ शादी को मलकियत का नाम दिया जाता है। हमारे यहाँ मलकियत को शादी ब्याह कहा जाता है। शादी ब्याह मर्द और औरत का बंधन होता है। तुम अपनी बहन को किसी लड़के या मर्द से ब्याह दो, उसकी मलकियत बना दो, शायद वो किसी लड़के को जन्म दे दे, मैंने कहा। 2 बरस से जिस लड़की ने या औरत ने भी बच्चे को जन्म दिया वो लड़की निकली, और न जाने कितने बरसों तक लड़कियां पैदा होती रहेंगी, वो बोला। ऐसा किस लिए हो रहा है और ये सिलसिला कब तक क्यों जारी रहेगा? मैंने सवाल किया। ये भगवान के हाथ में है, वो जिसे चाहे लड़का दे लड़की दे। इंसान मजबूर व बेबस है, वो जो चाहे ऐसा नहीं हो सकता। हमारे देश में भी लड़कियां बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं और लड़के आटे में नमक के बराबर, बल्कि सारी दुनिया में औरतों की तादाद मर्दों से कई गुना ज़्यादा है। तुम ये ख्याल दिल से निकाल दो कि तुम्हारी बहन लड़के की माँ बनेगी। इसलिए ऐसा हो रहा है कि सरदार नहीं चाहता कि जब तक चांदनी किसी की मलकियत बनकर लड़के को जन्म न दे दे, उस वक्त तक बस्ती की हर औरत लड़कियां जन्म देती रहेंगी। वो कहने लगा। 2 बरस पहले ऐसा नहीं था, इसलिए उसने हर लड़की और औरत को आज़ादी और उस बात की इजाज़त दे रखी थी कि वो जिस लड़के और मर्द के साथ चाहे रह सकती है, ताकि लड़का पैदा हो। लेकिन फिर भी लड़के ज़्यादा न हुए। 2 बरस के बाद एक लड़का भी जन्म न ले सका। सरदार की वजह से ऐसा हो रहा है। क्या सरदार कोई देवता है कि वो लड़के नहीं होने दे रहा? मैंने हैरत से पूछा। ये तो सरासर जुल्म है। वो देवता नहीं है, लेकिन उसे 1-2 ऐसे मंत्र आते हैं जिसके आगे बस्ती वाले बेबस हैं, उसने जवाब दिया। वो हर उस लड़की और औरत पर मंत्र पढ़कर फूंक देता है जो उम्मीद से हो जाती है। वो किस लिए ऐसा करता है? इससे उसे क्या फ़ायदा होता है? मैंने नफ़रत के अंदाज में कहा। वो इसलिए कि उस बस्ती में इस औरत की बहुत इज्जत की जाती है जो लड़के को जन्म देती है, वो बोला। और उस औरत की कोई इज्जत नहीं की जाती जो लड़की पैदा करती है। ऐसा हमारे यहाँ बाप दादाओं के दौर से चला आता है। अगर चांदनी ने किसी लड़की को पैदा किया तो फिर सरदार क्या करेगा? मैंने उससे पूछा। तुम्हें अंदाज़ा है? वो शायद अपने किसी मंत्र से उस लड़की को लड़का बना दे या फिर उसे ख़त्म कर दे, उसने जवाब दिया। चांदनी ने किसी लड़की को जन्म दिया तो उसमें वो अपनी सुबकी और जिल्लत महसूस करेगा। उसने लड़का जन्म दे दिया तो फिर शायद वो अपने मंत्रों से निजात दे दे। वो ये बात कहकर तेज़ी से आगे बढ़ गया। उसने जो कुछ बताया और इंकिशाफात किए वो मेरे लिए नाकाबिले फ़हम और ताज्जुब खेज़ थे। सरदार मंत्र जानता था, शायद उन्हीं मंत्रों के बाइस वो इस बस्ती पर हुकूमत कर रहा था, और खूनख्वार कुत्ते उसके आगे भीगी बिल्ली बन जाते थे। और मालूम नहीं वो क्या क्या मंत्र जानता था। अब तो वो मेरे लिए बहुत ख़तरनाक बन गया था। उससे होशियार रहने की ज़रूरत थी,
मैं दोपहर तक यूं ही बेमकसद टहलता रहा। इसके सिवा करता भी क्या? वक्त गुजारी के लिए मेरे पास कोई मसरूफियत न थी। सरदार ने अपने मंतर से बस्ती की सारी लड़कियों और औरतों और नौखेज़ लड़कियों को भी नज़रबंद कर रखा था, वरना मेरे 3 दिन बड़े हसीन और रंगीन गुजरते और मैं किसी साथी औरत को एतमाद में लेकर फरार का मंसूबा बनाता। इस आवारा गर्दी के दौरान मैंने मिट्टी और पत्थरों से बनी हुई एक ऊंची और पुरशिकू इमारत देखी जो बस्ती के जुनूबी सिरे पर वाक़ई थी। उसकी छत पर सुर्ख कपड़े के 15 परचम लहरा रहे थे, जिससे लगा कि यह बस्ती के किसी ऐसे फ़र्द की रिहाइश गाह है जो बहुत आला किस्म का है। उसका मनसब सरदार से भी बड़ा होगा। उस मकान के अलावा मैंने किसी और मकान की छत पर एक परचम भी लहराता हुआ नहीं देखा था। ये इज़्ज़त और एहतराम सिर्फ उसी को हासिल था। मेरे दिल में तजस्सुस सा पैदा हुआ कि मालूम करूं कि इसमें कौन रहता है। इत्तिफाक से एक नौजवान लड़का मेरी सिमत आता दिखाई दिया। वही लड़का इस इमारत के बारे में बता सकता था और कोई नहीं था जिससे मैं इस इमारत के बारे में मालूम करता। जब वो करीब से गुजरने लगा तो मैंने उसका रास्ता रोककर उस इमारत की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये किसका मकान है? इसमें कौन रहता है? मुकद्दस करोना का मकान है, लड़के ने जवाब दिया। क्या तुम्हें नहीं मालूम? क्या सरदार सावन ने नहीं बताया? ये मुकद्दस करोना कौन है? मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा। नहीं, मुझे सरदार सावन ने नहीं बताया कि ये किसका मस्कन है। अगर बताया होता तो तुमसे क्यों और किस लिए पूछता? तुम इसके मुतालिक बताओ तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये वो अजीम और मुकद्दस औरत है जिससे अब तक 15 लड़के जन्म ले चुके हैं। वो बताने लगा, इस बस्ती में सदियों से कोई भी औरत 2 लड़कों से ज़्यादा जन्म नहीं दे सकी। ये इस बस्ती और जंगल की तमाम बस्तियों की वाहिद औरत है जिसके बतन से 15 लड़के पैदा हुए, तो इसलिए इस औरत को अजीम और मुकद्दस औरत का दर्जा दिया हुआ है। मैंने कहा, वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि एक औरत के 15 बच्चे। मैंने अब तक नहीं सुना कि किसी औरत ने सिर्फ 15 लड़के पैदा किए हों। जिस किसी औरत के 15-16 बच्चे पैदा हुए हैं उनमें लड़कियां भी थीं। अगर इस बस्ती में उसे इसलिए अजीम और मुस्तहिक समझा जाता है तो वो वाकई इसकी मुस्तहिक है। करोना कहती है कि वो अभी और 10 बच्चों को जन्म देगी, लड़के ने कहा। उस औरत की बड़ी तमन्ना है कि उसके कुल 25 बच्चे हों। जो 10 बच्चे होंगे वो लड़के ही होंगे। बस्ती वालों का ख्याल भी यही है। उस इमारत में वो पूजी जाती है। यहाँ उसके ताबे पुरस्रार क़ुव्वतें उसकी निगहबानी करती रहती हैं। उसके शोहर को वो इज़्ज़त और मकाम क्यों हासिल नहीं है जो उस औरत को हासिल है? मैंने कहा, एक शोहर से उसके 15 लड़के नहीं हुए हैं। लड़का मायने खेज अंदाज से मुस्कुराया। उसके कितने शोहर हैं वो खुद नहीं जानती है, ना ही वो बता सकती है कि किस लड़के का बाप कौन है। यहाँ ये कोई बुरी या मायूब बात नहीं है। इस बस्ती में ऐसी कोई पाबंदी या कोई कानून नहीं है कि औरत ने किसी और शख्स के बच्चे को जन्म दिया है। मर्द किसी और औरत से बच्चे का बाप बनता है, उसे सज़ा दी जाए। यहाँ मर्द और औरत को हर तरह की आज़ादी है। हम लोग बस ये चाहते हैं कि यहाँ की आबादी में इजाफा हो। इससे कोई गर्ज नहीं कि लड़के हों या लड़कियाँ, लेकिन इसके बावजूद लड़का होना इज्जत की बात है। तुम्हारी बातों से ऐसा अंदाज़ा होता है कि तुम इस बस्ती के बासी नहीं हो। मैंने कहा, तुम अलग थलग मालूम होते हो। मैंने 2 बरस मैसूर शहर में मुलाजमत की। वो बोला, मुझे शहर और वहाँ के लोग पसंद नहीं आए, इसलिए चला आया। उस लड़के ने जो मुकद्दस करोना के बारे में बताया, अजीब व गरीब बातें थीं। मैं गोया किसी जंगल की बस्ती और गैर महज़ब, उजट, गैर मुतमद्दन इंसानों की बस्ती में नहीं आया था, बल्कि एक पुरस्रार बस्ती में आ गया था। सरदार सावन को बहुत सारे मंत्र आते थे। मालूम नहीं ये मुकद्दस करोना जो औरत थी वो भी पुरस्रार थी और पुरस्रार क़ुव्वतें उसकी निगहबानी करती थीं। दोपहर के सरकते लम्हात में मैंने देखा कि मुख्तलिफ सिमतों से उकाबों की टुकड़ियाँ वापस आ रही हैं। मैं बड़े तजस्सुस और इश्तियाक से उनका जायज़ा लेने लगा। फिर देखते ही देखते हर उकाब अपने अपने मकान पर उतरने लगा। उस वक्त उनके मालिक जो बाहर निकल आए थे वो अपने अपने परिंदों की चोंच और पंजों में दबे हुए बेजान शिकारी निकालने लगे। शायद इस कबीले वालों ने उकाबों को इस मकसद के लिए सुधाया हुआ था कि वो वक्त मुकर्ररा पर जंगलात में जाकर उनके लिए शिकार लाएं। ये रोज़मर्रा का मामूल था। शायद उन उकाबों के पंजों में तीतर, बटेर, मुर्गियाँ और मछलियाँ भी थीं। हर उकाब ने अलग अलग शिकार किया हुआ था। जिसे जो शिकार मिला वो ले आता था। उस वक्त यकदम से मेरी भूख जाग उठी। मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। कहाँ से और कैसे करता? सरदार ने मेरे खाने पीने का कोई बंदोबस्त भी नहीं किया था। ना ही उसे इस बात का ख्याल आया था कि मैं भूखा प्यासा हूँ।
खुद गर्ज आदमी था। मुझे उस पर सख्त गुस्सा आया। वो मेरे लिए खाने पीने का ही बंदोबस्त कर देता। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि शिकम सेरी कहाँ से और कैसे होगी। कहाँ जाऊँ और किससे कहूँ, कौन मेरी रहनुमाई कर सकता है। फिर मैंने एक मकामी राहगीर को रोका और उससे कहा, मैं कल दोपहर से भूखा प्यासा हूँ, अब तुम बताओ कि मैं क्या करूँ। मुझे खाने को कहाँ से मिल सकता है। मुझे चांदनी का फैसला होने तक कोई रूखी सूखी रोटी भी ना देगा। उसने करख्त लहजे में कहा, तुझे 3 दिन भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। 3 दिन? मैं बौखला गया। मैं 3 दिन तो क्या, 3 घंटे भी भूखा नहीं रह सकता। मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है। मैं तो इस तरह भूख से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाऊंगा। मेरे लिए 3 दिन 3 सदियों के बराबर हैं। एक ही सूरत है जिससे तेरा पेट भर सकता है और खाने को मिल सकता है, वो बोला। इसके अलावा कोई और सूरत नहीं है। वो क्या सूरत है, मुझे जल्दी से बताओ, मैंने कहा। मैं हर सूरत के लिए तैयार हूँ, उस पर अमल करूँगा। तो ऐसा कर, सरदार सावन के पास जा और उससे इजाज़त लेकर पगोडा चला जा। शायद तुझको मुकद्दस कोरोना पर रहम आ जाए और तुझे खाने को मिल जाए। यह इजाज़त दे दे तो फिर तू किसी भी घर से खाना खा सकता है। क्या सरदार सावन मुझे खाने को कुछ नहीं देगा, मैंने सवाल किया। नहीं, वो मुकद्दस कोरोना के हुक्म के बगैर किसी भी अजनबी को खाना नहीं दे सकता, वरना वो तुझे पहले ही खिला देता। पगोडा किधर है, मैंने पूछा। तुम मुझे इस जगह का पता बता दो। वो मुकद्दस कोरोना का घर है जो 15 लड़कों को जन्म दे चुकी है। तूने बस्ती में सरदार सावन की लड़की पर दावा करके उसकी इज्जत बचाई है। वो इतना बेमुरव्वत और खुदगर्ज नहीं है कि तुझे उसके घर तक न पहुंचाए। उसने कहा, अच्छा ये बता दो कि सरदार सावन कहाँ रहता है, मुझे उसका घर नहीं मालूम है। मैंने कहा, वो सामने जो लकड़ी के उकाब वाला घर है उसका है। उसने मुखालिफ सिमत इशारा करते हुए बताया। फिर मैं सरदार सावन के मकान की तरफ तेज़ी से चल पड़ा। एक मकान के सामने से गुजरता हुआ रुक गया। उस मकान की खिड़की का एक पट खुला हुआ था। मेरी निगाह खिड़की से अंदर गई। मैंने देखा कि फर्श पर 4 लड़कियां, जिनकी उम्रें 14 बरस से 18 बरस के दरमियान होंगी, गहरी नींद सो रही थी। मैं समझ गया कि सरदार सावन के मंत्र ने उन्हें बेहोश किया हुआ है। गो कि ये नज़ारा हिजान खेज था, लेकिन चूंकि भूख से मेरा बुरा हाल था, इसलिए मैं सरदार सावन के मकान की तरफ चल दिया। वो चारों लड़कियां बिलाशुबा निहायत हसीन और पुरकशिश थीं, इसलिए उस सरदार ने अपने मंत्र से उन्हें बेहोशी की नींद सुला दिया था। काफ़ी ऊंचाई पर एक उड़ता हुआ चौबी उकाब उस मकान पर नस्ब था। सरदार सावन के मकान के बाहर 10-12 खूंखार कुत्ते, जो शिकारी मालूम होते थे, वजनी पत्थरों को घसीटते हुए टहल रहे थे। उनकी हैबत के बाइस मैं उनके करीब जाने की हिम्मत न कर सका। मैं सोचने लगा कि किस तरह से सरदार सावन को अपनी आमद से आगाह करूं। मैं खौफ और तजब्जुब के आलम में उस जगह खड़ा हुआ था कि मेरे हाथ पर बैठा हुआ उकाब एक हल्की सी चीख मारकर फिज़ा में सरदार सावन के मकान की तरफ परवास करता चला गया। उसकी चीख सुनते ही सारे कुत्ते चौकन्ने हो गए और फिर खौफजदा अंदाज में यूं दुबक कर बैठ गए जैसे वो उकाब उन्हें चीर फाड़ कर खा जाएगा। फिर वो उकाब एक खुली खिड़की से गुजरकर अंदर घुसता चला गया। चंद सानियों के बाद वो उकाब वापस आकर मेरे कंधे पर बैठ गया और उसके पीछे पीछे सरदार सावन अपने मकान से बाहर आया और उसके चेहरे पर तहय्युर के आसार थे। तू क्या चाहता है अजनबी? उसने दूर ही से पूछा। तू यहाँ क्यों और किस लिए आया है? इसलिए सरदार कि मैं सख्त भूखा हूँ, मैंने आजिज़ी से कहा। मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। जब तक तू चांदनी को जीत कर इस बस्ती का बाशिंदा नहीं बन जाता, तुझे खाना पिलाना हम सबके लिए हराम है, उसने सख्त लहजे में कहा। लेकिन मैं उस दिन के लिए ज़िंदा कहाँ रहूँगा? भूख से मेरा बुरा हाल है और मैं कहीं भूख से मर ही ना जाऊँ। अगर ये बात है तो मैं तुझे पगोडा भेज सकता हूँ, शायद मुकद्दस कोरोना को तुझ पर कुछ रहम आ जाए, वो बोला। लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? मैंने चौंक कर उसे सवालिया नज़रों से देखा। इस शर्त पर कि इस बात की भनक किसी के कान में न पड़े कि मैंने तुझे ज़बरदस्ती फांसा है ताकि चांदनी को तेरी मलकियत बना दूँ। तू ये बात मुकद्दस कोरोना को नहीं बताएगा। अगर तूने किसी को भी बताया तो मुझे इस बात का इल्म मेरे मंत्र से हो जाएगा और फिर कोई नादीदा तीर तेरा फैसला कर देगा। मेरे जानिसार हर लम्हा तेरे ताक़ुब में रहेंगे। सरदार सावन ने अपनी बात ख़त्म करके एक शिकारी कुत्ते को इशारा किया तो वो हलक से दबी दबी आवाज़ें निकालता उसके करीब आ गया। सरदार सावन ने उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए अपने मुंह से चंद अजीब व गरीब आवाज़ें निकाली तो वो कुत्ता अपनी दुम हिलाता हुआ एक तरफ हो लिया। ये तुझे पगोडा पहुंचा देगा, सरदार ने कहा।
तू बेखौफ इसके पीछे पीछे चला जा, ये कुछ नहीं कहेगा। ये कहकर सरदार सावन अपने मकान की तरफ बढ़ गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कुत्ते के ताक़ुब में चल पड़ा। उसकी रफ्तार तेज़ हो गई तो मुझे दौड़ना पड़ा। मुझे थोड़ी ही देर में उस बस्ती के जुनूबी सिरे पर बना हुआ पगोडा नुमा मकान नज़र आने लगा, जिस पर सुर्ख रंग के 15 परचम लहरा रहे थे। मैं उसे थोड़ी देर कबल देख चुका था। इस बस्ती के आदमी ने मुझे मुकद्दस करोना के बारे में बता दिया था। बहरहाल मैं अनजान बनकर सरदार से मिला था। मैं उस मकान के पथरीले दरवाजे पर रुका ही था कि वो खूनख्वार शिकारी कुत्ता पलटकर उर्राया, जैसे अंदर जाने के लिए कह रहा हो, और फिर मैं खौफजदा हालत में सिरत से उसके करीब से गुजरकर इमारत में दाखिल हो गया। वो कुत्ता वहीं से वापस चला गया। मेरी पेशानी अर्क आलूद हो गई थी। मैंने हाथ की पुश्त से पेशानी का पसीना पोंछा। मैंने अपने आप को एक वसीओ अरीज हाल के वस्त में खड़े हुए पाया, जिसके माहौल में एक अजीब सी पुरस्रारियत रची हुई थी। फिज़ा खौफनाक और वहशत से भरी हुई थी। मैं उस हाल का जायज़ा ले रहा था कि दबा दबा सा एक नकरई कहकहा उभरा। ऐसा लगा जैसे कोई साज बज उठा हो। मैं सरासमा सा होकर देखने लगा कि ये मधुर सी आवाज़ कहाँ से आई है, लेकिन पथरीली दीवारों और छाल की बनी हुई छत वाले झोंपड़े में कोई नज़र न आया। मुकद्दस करोना तुझे खुशामदीद कहती है अजनबी। उस डूबते हुए कहकहे में से एक निहायत दिलकश आवाज़ निकली तो ऐसा लगा जैसे कोई सुर छेड़ दिया गया हो। आवाज़ इतनी खूबसूरत होगी यकीन नहीं आया। इस यकीन न आने की वजह यह थी कि मेरे तसव्वुर में एक ऐसी औरत थी जो बूढ़ी होगी। उसकी उम्र 80 बरस से कम ना होगी। उसके सर के बाल बर्फ़ के गालों की तरह सफ़ेद होंगे, चेहरा झुर्रियों से भरा होगा और रंगत सियाह होगी। उसके दांत भी शायद ही हों, क्योंकि उसने 15 लड़कों को जन्म दिया था। उसकी जवानी और जिस्म ढल चुका होगा। इस उम्र में एक औरत की आवाज़ भद्दी और भौंडी हो जाती है। वो किसी चुड़ैल की तरह दिखाई देती है, लेकिन आवाज़ से वो एक जवान दोशीज़ा महसूस हुई थी। फिर ख्याल आया कि वो एक पुरस्रार औरत है, जादूगरनी है। उसने अपने किसी मंत्र से अपनी आवाज़ को खूबसूरत बना लिया है। जिस औरत की पुरस्रार कुव्वतें निगहबानी करती हों, वो अपनी आवाज़ खूबसूरत क्यों नहीं कर सकती? मंतर आखिर मंतर होता है, इसमें बड़ी ताकत होती है। पगोडा के आखिरी सिरे पर मिट्टी का चबूतरा है, उस पर ताज़ा फल और हिरन का गोश्त तेरा मुंतज़िर है। फिर आवाज़ लहराई। मैं डरते डरते आगे बढ़ने लगा। इस बुलंद झोंपड़े के आखिरी सिरे पर एक चबूतरा था। एक बहुत बड़ी चांदी की रकाबी में बहुत से ताज़ा फलों का अंबार था। उनमें सेब, अनार, नाशपाती और अमरूद थे। हर फल किलो 1.5 किलो का होगा। दूसरी चांदनी की रकाबी में हिरन के गोश्त के पारचे थे। वो 2 किलो के होंगे। उन्हें सीख पर भुना हुआ था। मैंने एक पारचा उठाया, उसे खाने लगा। उसमें बड़ा जायका था। ये काले हिरन का गोश्त था। मैं चूंकि कल से भूखा था, इसलिए अपना हाथ ना रोक सका। मैंने रकाबी साफ कर डाली, फिर सेब उठाया। वो ताज़ा और लजीज था। वो फल खाते ही मैंने अपने जिस्म में बेपनाह ताकत और तवानाई महसूस की। उस फल में ऐसी तासीर थी, उसने मुझे एक भरपूर ताकतवर मर्द बना दिया था। मेरी सारी थकान और कमज़ोरी का जिस्म के किसी हिस्से में नामो निशान नहीं था। फिर मैं दूसरा फल उठाकर नदीदों की तरह खाने लगा। मैं हैरान था कि ये मुझे क्या हो गया है, मैं इस तरह क्यों खा रहा हूँ। मैं आखिरी टुकड़ा हलक में उतारने के बाद मुड़ने ही वाला था कि मैंने अपनी गर्दन पर किसी की गरम गरम सांसें महसूस की। उस लम्हे जो ख्याल आया वो ये था कि कहीं ये सांसें मुकद्दस करोना की तो नहीं हैं। वो मेरी पुश्त पर खामोशी से आ खड़ी हुई है। मालूम नहीं क्यों एक अनजाने खौफ की लहर उठी। मैं बड़ी सिरत से मुड़ा तो मेरी चीख निकल गई। एक खौफनाक किस्म का जंगली भेड़िया निहायत इत्मीनान से मेरा जिस्म सूंघ रहा था। उसकी पुश्त पर किसी भेड़िए की खाल में मलबूस एक जवान साल औरत बड़े पुरवकार अंदाज और तमकनत से बैठी हुई थी। मैंने चश्मे तसव्वुर में मुकद्दस करोना का जो बहरूप देखा, यह कतई उसके बरक्स था। नज़रों को यकीन न आया। वो भेड़िए की खाल के लिबास में मलबूस थी। बड़ा नामुनासिब सा और बेहद मुख्तसर सा लिबास था। उसका होना ना होना बराबर ही था। मैं जो उस भेड़िए को देखकर दहशत ज़दा सा होकर चीखें मारने लगा तो वो मेरी मुसलसल चीखों को सुनकर बोली, तो उसके लहजे में मिठास थी। अजनबी, मुकद्दस करोना के सामने दरिंदे कीड़े मकोड़ों की तरह होते हैं। तुम परेशान ना हो, मेरे हुक्म के बगैर ये भेड़िया तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
अपनी जगह आराम से खड़े रहो। जिस वक्त वो ये जुमले कह रही थी, मैंने उस दौरान उसका नाक़िदाना नज़रों से जायज़ा लिया। हकीकत ये थी कि वो इस कदर हसीन थी कि उसके हुस्न की तारीफ़ अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकती थी। उसका जिस्म छरीरा और मुतनासिब था। वो 15 तो क्या, 2 बच्चों की माँ भी मालूम नहीं होती थी। वो पुरशबाब गुदास बदन और दराज कद की औरत थी। उसमें एक अजीब सा सहर था जिसने मुझे असीर बना लिया था। मैं बड़ी महवियत से उसे देख रहा था, जिसकी करिश्मा साजियाँ वाज़े थी। अंग अंग से मस्ती उबल रही थी। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ऐसा हसीन तराशीदा पैकर कबायली बस्ती में भी हो सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने अपने किसी जादू मंतर से अपने आप को इस कदर हसीन दोशीज़ा का रूप दे दिया हो। शायद तुम सोच रहे हो कि मैं इस कदर हसीन और दोशीज़ा जो लग रही हूँ वो किसी जादू मंतर की वजह से है। उसने अपनी शीरीं आवाज़ में कहा। नहीं अजनबी, ऐसा नहीं है। मेरी उम्र 60 बरस की है, लेकिन मैं 16 बरस की दोशीज़ा जो लग रही हूँ वो एक राज है। मेरे हाथ सदाबहार जवानी का नुस्खा उस वक्त लगा था जब मैं 16 बरस की थी। उस नुस्खे की बदौलत मैं 16 बरस की दिखाई देती हूँ। मैं 15 बच्चों की माँ हूँ, यानी 15 लड़कों की। मेरी ख्वाहिश और दिली तमन्ना है कि मैं मज़ीद और 10 लड़कों की माँ बनूँ, और वो दिन दूर नहीं जब मैं वाकई 25 लड़कों की माँ होंगी। सच तो ये है कि आप एक बच्चे की माँ जिस्मानी और उम्र के लिहाज से मालूम नहीं होती हैं। मैंने कहा, हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, एक से एक हसीन और पुरकशिश औरत मौजूद है, लेकिन मैंने आप जैसी औरत ज़िंदगी में नहीं देखी, और मैंने तुम जैसा खूबसूरत और वजीह मर्द नहीं देखा। मेरी ज़िंदगी में अनगिनत मर्द आए, लेकिन उनमें तुम जैसा कोई मर्द नहीं था। तुम मेरे ख्वाबों के शहजादे की तरह हो, मेरा दिल हो, मेरी आरज़ू। लेकिन मैं कितना बदनसीब हूँ कि यहाँ आकर फंस गया हूँ। मैंने कहा, क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकती हो? मैं तुम्हें यहाँ से निकाल तो नहीं सकती हूँ, लेकिन ख़तरात से आगाह कर सकती हूँ। वो बोली, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। ये शर्त बहुत आसान है, इसे पूरा करना तुम्हारे बस में है। क्या शर्त है वो? मेरा दिल एक अनजाने खौफ और एहसास से धड़क उठा। ये साहिरा थी। उसने मेरे दिल का हाल पढ़ लिया था, और उसने तरदीद कर दी थी कि वो किसी जादू मंतर से हसीन और नौजवान नहीं हुई। तुम 2 रातें मेरे साथ मेहमान रहोगे, राजदारी के साथ। वो कहने लगी, मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे 16वें बच्चे के बाप बनो। तुम दिन डूबने के बाद मेरे मकान के अकबी हिस्से में आओगे और सुबह होने से पहले चले जाओगे। लेकिन ये खौफ और राजदारी क्यों और किस लिए? मैंने कहा, तुम इस बस्ती की एक मुकद्दस हस्ती हो। तुम्हारी ज़िंदगी में अनगिनत मर्द आए, मेरे एक आने से डर खौफ किस बात का? और फिर इस बस्ती के लोग तुम्हारी पूजा करते हैं। दरअसल सरदार सावन नहीं चाहता कि चांदनी के दावेदार के साथ मैं और इस बस्ती की कोई लड़की और औरत साथ रहे। इसलिए उसने अपने मंत्र से बस्ती की तमाम लड़कियों और औरतों को उनके घरों में नज़रबंद कर दिया है। इसलिए मैं राजदारी के लिए कह रही हूँ, सरदार सावन को भनक भी ना पड़ेगी। मैं तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूँगा। मैंने कहा, वो क्या ख़तरात हैं जिससे तुम मुझे आगाह करना चाहती हो? मेरी बात ज़रा गौर और तवज्जो से सुनो। उसने जवाब दिया, इस बस्ती के सरों पर खून मंडला रहा है। क्या वो चाहते हैं कि मुझे कत्ल कर दें? मैंने कहा, जबकि मेरा कसूर क्या है? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? जब से तुम इस बस्ती में आए हो मेरे पास बहुत से मर्द आए थे और तुम्हारे कत्ल का मेरे सामने अहद करके गए हैं। तो क्या मैं सरदार सावन से कह दूं ताकि वो मेरी जान की हिफाजत कर सके? मैंने कहा, इसलिए कि मैं उसकी बेटी का दावेदार हूँ। तुम परेशान और खौफजदा बिल्कुल ना हो। मुकद्दस कोरोना ने मुझे दिलासा दिया, वो तुम्हें खुद नहीं मारेंगे, लेकिन तुम्हारी जान हर वक्त ख़तरे में है। ये इस बस्ती की रिवायत है कि मुकद्दस कोरोना अजनबियों को बेखबरी में मरने नहीं देती और मारने वालों को रोक सकती है। तुमने चांदनी पर दावा करके बस्ती वालों की गैरत को ललकारा है। वो तेरे रकीब तो नहीं बन सकते, लेकिन वो तुम्हें इस आसानी से चांदनी पर गालिब आने नहीं देंगे। मगर मेरा कसूर मुकद्दस कोरोना? मैंने उसके सामने हाथ जोड़कर साबिका सवाल दोहराया। चांदनी इस बस्ती के मर्दों की ठुकराई हुई है। उसकी बदनसीबी कि जब उसने 12 बरस की उम्र की दहलीज पर कदम रखा, उसे एक पहाड़ी रीछ उठाकर ले गया था। रीछ को औरतों से बड़ी रग़बत होती है।
پھر وہ ایک روز پہاڑی غاروں میں بڑی ابتر حالت میں ملی تھی۔ 7 مہینے کے بعد اس ریچھ کے نطفے سے چاندنی نے ایک مردہ حیوان عجوبے کو جنم دیا، اس لیے اب اس بستی کا کوئی مرد اسے اپنانا نہیں چاہتا ہے۔ جب وہ ریچھ چاندنی کو اٹھا کر لے گیا تھا تب کیا اسے تلاش نہیں کیا گیا تھا؟ میں نے دریافت کیا۔ جب چاندنی اچانک بستی سے غائب ہو گئی تو سمجھا گیا تھا کہ وہ کسی لڑکے یا مرد کے ساتھ وقت گزارنے چلی گئی، لیکن اس کا اس طرح غائب ہونا معمہ بن گیا کیونکہ مرد اور عورت کے تعلقات پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ایک روز اس کا باپ اس کی تلاش میں پہاڑ پر گیا تو چاندنی بے ہوشی کی حالت میں ملی۔ 4 دن بعد چاندنی نے ہوش میں آ کر سارا قصہ سنایا۔ سردار نے اس ریچھ کو تلاش کر کے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ سردار ساون کے لیے ایک تذلیل ہے، کھلی ہوئی بے عزتی۔ اگر تم آ کر اس کے دعوے دار نہ بنتے تو سردار کو اپنی سرداری سے ہاتھ دھونا پڑتا اور ایک عام آدمی کی طرح اسے زندگی بسر کرنی پڑتی، لیکن اب مرتے دم تک وہی اس بستی کا سردار رہے گا، اسے کوئی اس مقام سے ہٹا نہیں سکتا۔ تم نے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ بستی کا کوئی شخص آگے نہیں بڑھ رہا ہے کہ چاندنی کو اپنا لے۔ میں نے کہا، اب اگر کوئی دعوے دار پیدا ہو گیا ہے تو اسے قتل کر دینا چاہتے ہیں، آخر کیوں؟ کیا تم وضاحت کر سکتی ہو؟ ہاں، یہ عجیب سی بات ہے کہ بستی والے نہ تو خود چاندنی کو اپنانا چاہتے ہیں اور نہ انہیں گوارا ہے کہ کوئی اجنبی سردار کی بیٹی پر دعویٰ کر کے ان کی مردانگی کو چیلنج کرے۔ شاید اس طرح وہ سردار اور چاندنی کو دکھ اور اذیت پہنچانا چاہتے ہیں۔ مقدس کرونا ایک ہی سانس میں بول اٹھی۔ ایک سناٹا سا چھا گیا۔ میرے دل میں آیا کہ کرونا کو بتاؤں کہ میرے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ہم خزانے کی تلاش میں نکلے تھے۔ راستے میں سردار کا ساتھی شوالہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ادھر آیا۔ میں اور میرا دوست اس کے جال میں پھنس گئے۔ باقی 4 ساتھیوں کو جانے دے دیا گیا، اس لیے کہ اسے صرف 2 دعوے دار کی ضرورت تھی۔ پھر غار میں لا کر قید کر دیا گیا۔ میں غار سے کسی نہ کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں سردار کے سدھائے خچر پر سوار ہوا تو اس نے یہاں پہنچا دیا۔ سردار نے غار میں تاکید کی اور دھمکی دی کہ اس منصوبے کے بارے میں کسی کو بھنک نہ پڑے۔ مجھے اپنی مظلومیت کی کہانی سنانے کی نوبت نہیں آ سکی کہ اس وقت ایک گمنام تیر سنسناتا ہوا میرے قدموں کے بالکل قریب زمین ہی پر پیوست ہو گیا۔ میں ایک دم سے اچھل پڑا۔ ایسے تیر ہر وقت تمہارے تعاقب میں رہیں گے اجنبی، کرونا نے پر یقین لہجے میں کہا۔ تو میں اسے دہشت زدہ نظروں سے گھورنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک چمک سی ابھری۔ تم ہر وقت چوکنے اور ہوشیار رہنا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ تیر سردار ساون کے کسی نمک خوار نے چلایا تھا۔ محض یہ بات یاد دلانے کے لیے میں نے بستی میں کسی کو بھی یہ بات بتانے کی کوشش نہ کی کہ مجھے سردار ساون نے مجبور کیا تھا۔ مجھ پر اس مقصد کے لیے زبردستی کی گئی۔ اگر یہ راز فاش ہوتا تو مجھے موت کی نیند سلا دیا جاتا۔ تمہارا شکریہ کرونا کہ تم نے مجھے بہت بڑے خطرے سے آگاہ کیا، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا، اب میں جا رہی ہوں، تم میری بات یاد رکھنا، اسے بھولنا نہیں، کرونا نے کہا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ میں رات کے وقت اس کے مکان میں آ کر اس کا مہمان رہوں، یہ بات نہیں بھولوں۔ کرونا کی باتوں کی روشنی میں پگوڑا میرے لیے مقبرہ ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے میں جلد از جلد یہاں سے نکل کر کھلی فضا میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں ابھی باہر جانے کے لیے سوچ رہا تھا کہ کرونا نے اپنے بھیڑیے کو اشارہ کیا تو وہ ایک دروازے سے گزر کر اندر کی طرف روپوش ہو گیا۔ لیکن مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ سردار ساون کے وفادار مجھے بے بسی کے عالم میں مرنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ میں سردار ساون کی عزت ہوں اور اس کی بیٹی کا دعوے دار۔ چونکہ ان حالات میں کھلی فضا ہی میرے لیے بہتر تھی اور زیادہ سلامتی کا باعث تھی، جہاں میں بہتر طور پر اپنا بچاؤ کر سکتا تھا۔ یہاں دشمن چھپ کر مجھ پر حملہ کر سکتا تھا۔ میرے کچھ دشمن پیدا ہو گئے تھے۔ میں پکوڑا سے نکل کر کرونا کے تصور میں کھویا بستی کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور سنسنی خیز سراپا جس نے مجھے پاگل کر دیا تھا، اس نے مجھے رات کے وقت مدعو کیا تھا۔ بھلا میں ایسی دعوت کیسے قبول نہیں کرتا؟ یہ بڑی عجیب بستی تھی۔ اس بستی کے لوگ بھی بڑے عجیب تھے، سب سے بڑھ کر کرونا، جو اس عمر میں بھی ایک نوجوان حسین دوشیزہ تھی۔ میں اس کی عمر، اس کے 15 بچوں اور اس کے حسن و شباب میں اتنا کھویا تھا کہ مجھے کتے کے تعاقب کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ میں اس وقت چونکا جب تیز سانسوں کی آواز اور پھر ایک غراہٹ سنائی دی۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا تو ایک دیو ہیکل خونخوار شکاری کتا پتھر وغیرہ کی قید سے آزاد ہانپتا ہوا تیزی سے میری طرف آ رہا تھا۔ میں اس سے قبل کہ اس سے بچاؤ کی کوئی تدبیر کرتا اور سوچتا
کتے نے گرا کر مجھ پر جست لگائی اور سیدھا میرے سینے پر چڑھایا۔ میں بدحواسی کے عالم میں چیختا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا اور عین اسی وقت میرے عقاب نے چیخ مار کر کتے کے منہ پر حملہ کر دیا۔ یہ مصیبت کتے کے لیے اچانک اور غیر متوقع تھی۔ وہ پل بھر کے لیے مجھے چھوڑ کر غصے سے بھونکتا ہوا پیچھے ہٹا تو میں پھرتی کے ساتھ زمین سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس دوران وہ خونی عقاب فضا میں ایک چکر کاٹ کر دوبارہ اس کتے پر ٹوٹ پڑا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اپنی چونچ اور پنجوں سے کتے کی ایک آنکھ نوچ ڈالی اور فضا کتے کی غراہٹوں سے گونج گئی۔ میں ایک طرف کھڑا ہوا اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، ادھر وہ عقاب پہلو بدل بدل کر اس خوفناک کتے کا بدن اور چہرہ ادھیڑ رہا تھا۔ اچانک کسی سمت سے ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور کتے کا جسم چھیدتا ہوا آر پار نکل گیا۔ کتے کے حلق سے ایک آخری کربناک چیخ نکلی اور وہ بے جان ہو کر نیچے گر گیا۔ سردار ساون کے دیے ہوئے عقاب نے فضا میں ایک لمبا چکر لگایا اور دوبارہ میرے شانے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت پہلی بار میرے دل میں عقاب کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوئے۔ یقین ہی نہ آیا کہ عقاب بھی اس قدر وفادار اور جاں نثار ہوتا ہے اور بہترین محافظ بھی، اور میں اس کی ہمراہی میں تقویت کے ساتھ دوبارہ بستی کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھ پر پہلا قاتلانہ حملہ ناکام ہو چکا تھا اور یہ بات بھی پایا ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ وفادار عقاب کے علاوہ سردار ساون کا کوئی شخص میری نظروں سے پوشیدہ رہ کر میری حفاظت کر رہا تھا، مگر انجانے خطرات اپنی جگہ پر موجود تھے۔ میں غفلت برتنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بہت ضروری تھا کہ میں جتنا محتاط اور ہوشیار رہ سکتا ہوں رہوں۔ جب دن ڈوب کر شام کا اندھیرا پھیلنے اور گہرا ہونے لگا تو مجھے شب بسر کرنے کی فکر ہوئی۔ کرونا نے مجھے بلایا تھا، لیکن میرا اس کے ہاں جانا اس لیے مشکل تھا کہ ایک تو عقاب ساتھ تھا، دوسرا کوئی نادیدہ محافظ بھی تھا۔ اس لیے میں بستی سے ملحق ایک کھلے میدان میں وہاں جا بیٹھا جہاں نرم نرم گھاس تھی، جہاں سے میں ہر طرف نظر رکھ سکتا تھا۔ مجھے کرونا کے الفاظ یاد تھے کہ بستی والے خود تو مجھے نہیں ماریں گے، مگر میری جان ہر وقت خطرے میں رہے گی۔ اس کا مطلب یہی نکلتا تھا کہ بستی کے لوگ چاندنی کے امیدوار سے براہ راست تو نہیں الجھیں گے، مگر وہ مجھے کسی اور ذریعے سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کا مجھے تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ کرونا کے ہاں کیسے جاؤں؟ میں ایک عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ نہ جاتا تو کرونا ناراض ہو جاتی۔ وہ 16ویں بچے کی ماں بننے کے لیے مجھ پر مہربان ہونا چاہتی تھی۔ کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ میرے بچے کی ماں بن جائے۔ اس کے حسن کی حشر سامانیہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے جو حسن و شباب، سراپا، نوجوانی اور دوشیزگی پائی تھی وہ بے مثال تھی۔ اس نے مجھ پر قیامت ڈھا دی تھی۔ دوسری طرف اس نے رازداری کے لیے بھی کہا تھا، جو میرے لیے مشکل تھی۔ وہ بے زباں پرندہ صبح سے ہی بھوکا پیاسا تھا، میرے ساتھ تھا اور رات کے اندھیرے میں بار بار چونک کر اطراف میں دیکھتا تھا کہ کوئی نادیدہ دشمن کسی سمت سے حملہ کرنے تو نہیں آ رہا۔ وہ ایک مستعد سپاہی کی طرح جائزہ لے رہا تھا، جیسے محاذ پر لیا جاتا ہے، اور پھر ایک نادیدہ محافظ بھی میری نگرانی اور حفاظت کے لیے سردار ساون نے مقرر کر رکھا تھا۔ شاید اس خیال سے کہ میں فرار نہ ہو جاؤں، وہ پوشیدہ جگہ سے میری نگرانی کر رہا تھا۔ ایسی صورتحال میں میں کرونا کے پاس کیسے جا سکتا تھا؟ پھر مجھے خیال آیا کہ کرونا نے ان باتوں کے بارے میں سوچا ہوگا، اسے میری مجبوری اور راز فاش ہونے کا احساس ہوگا، تو پھر وہ میرا انتظار نہیں کرے گی۔ میں نے دل پر جبر کا پتھر رکھ لیا، اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ میں کرونا کے ہاں پھل اور گوشت کھاتے وقت کچھ گوشت اور پھل 2 جیبوں میں رکھ لے آیا تھا، اس خیال سے کہ رات کے وقت کھاؤں گا۔ میں بالکل بھول گیا تھا کہ میری جیب میں پھل اور گوشت ہے۔ میں نے ایک جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے پھل نکل آیا جو آدھا کلو کے قریب تھا۔ وہ میں نے عقاب کی طرف بڑھا دیا۔ وہ پھل لے کر مجھے دیکھتا رہا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ تم کیا کھاؤ گے۔ جب میں نے جیب سے گوشت کا ٹکڑا نکالا اور کھانے لگا تو اس نے بھی پھل کھانا شروع کر دیا۔ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ مجھے یہ پہلی رات سخت بے چینی اور بے آرامی سے گزارنی ہوگی۔ گو کہ سردار ساون کے عقاب کی وجہ سے میرا حوصلہ خاصا بلند تھا۔ مجھے رات جاگ کر گزارنی ہوگی اور میں کسی بھی لمحے پلک نہیں جھپکا سکتا تھا۔ یہ کیفیت مجھ پر طاری رہی۔ تھوڑی دیر بعد گہرا اندھیرا ہو گیا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ عقاب گہری نیند سو گیا ہے۔ پھر مجھ پر بھی غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ نیند کے آغوش میں نہ جاؤں،
लेकिन उसका गलबा ऐसा था कि मेरी हर कोशिश बेसूद हो गई। मैं नींद की आगोश में चला गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं एक लंबी चौड़ी और शानदार किस्म की मसहरी के नरमो गुदास बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। कमरे में बहुत सारी बड़ी बड़ी मोमबत्तियाँ जल रही थीं। उनकी रोशनी इस कदर तेज़ थी कि दिन के उजाले का धोखा होता था। हर चीज़ साफ और वाज़ेह थी। फिर मैंने करुणा को देखा, जो मुस्कुराती और महकती खड़ी खुद सुपुर्दगी की नज़रों से देख रही थी। रात में औरत और हसीन हो जाती है। वो किसी रानी की तरह लग रही थी। वो मेज़ के पास खड़ी थी। उस मेज़ पर तरह तरह के फल और खाना चुना हुआ था। खाने में हिरन और परिंदों का भुना हुआ गोश्त था। इसके अलावा शराब से भरे 2 बड़े बड़े गिलास थे। मैं एकदम से हड़बड़ा के उठ बैठा। मैं हैरान था कि मैं यहाँ कैसे और क्यों कर आया। कोरोना की तरफ देखने लगा। खुशामदीद अजनबी, उसने मुझे अपनी नज़रों में जज्ब करते हुए कहा। तुम हैरान ना हो, तुम्हें यहाँ मेरी ताबे क़ुव्वत लेकर आई है ताकि मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मना सकूं। तुम बहुत भूखे हो, पहले खाना खा लो, फिर हम जश्न मनाएंगे। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का चौथा हिस्सा जल्द पेश कर दिया जाएगा। इस कहानी से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।